हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में हम त्रिभाषा सूत्र का विवेचनात्मक अध्ययन करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर त्रिभाषा सूत्र कितना उपयोगी है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। संक्षिप्त में जानते हैं कि त्रिभाषा सूत्र क्या है। ऐसे त्रिभाषा सूत्र के लिए एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी ये समस्या आई कि हमारे देश की भाषाई विविधता के कारण शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा बनाई जाए, बच्चों को विद्यालय स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जाए, क्योंकि हिंदी को तो राजभाषा का दर्जा दिया गया और अंग्रेजी को सह राजभाषा स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज को स्थान दिया गया, जिसमें असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाएं हैं। तो इतनी भाषाएं हैं तो ये समस्या तो स्वाभाविक है कि कौन सी भाषा पढ़ाई जाए इंडिया में। तो भाषाई समस्या का समाधान करने के लिए ही विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, समितियां गठित की गई और उनकी सिफारिश के आधार पर ही त्रिभाषा सूत्र का निर्माण किया गया। हमारे देश में भाषा शिक्षण नीति का जो वर्तमान आधार है, त्रिभाषा सूत्र का जो वर्तमान आधार है, वह 1964-66 को ही माना जाता है। जो स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र है उसके अनुसार प्रत्येक बालक को निम्नलिखित 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी और यह त्रिभाषा सूत्र निम्न प्रकार से है। नंबर 1 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, नंबर 2 संघीय राजभाषा हिंदी या सह राजभाषा अंग्रेजी, और 3 है एक आधुनिक भारतीय भाषा या यूरोपियन भाषा। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हिंदी अथवा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए आधुनिक भारतीय भाषा। तो ये है त्रिभाषा सूत्र। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र कहाँ तक लागू है या त्रिभाषा सूत्र इस स्तर पर उपयोगी है या नहीं, शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोगी है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया गया, इसे शिक्षा के माध्यम के रूप में चुना गया और सभी विचारकों ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के स्थान को ही स्वीकार किया। तो ऐसा लगता है कि त्रिभाषा सूत्र का प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अर्थात जब हमारे पेरेंट्स उस समय स्कूल में पढ़ते थे, तो वे बचपन में एक ही भाषा का अध्ययन करते थे। वो मातृभाषा हिंदी होती थी या फिर क्षेत्रीय भाषा होती थी, और क्लास 4, 5 से या 6 क्लास से वो अंग्रेजी पढ़ते थे। तो ये जो त्रिभाषा सूत्र की ये केवल प्राथमिक स्तर पर लागू नहीं होती है, उस समय के लिए सही थी, किंतु वर्तमान में हम देखें तो ये त्रिभाषा सूत्र प्राथमिक स्तर पर भी लागू होती है। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा में भी बालकों को हम देखें कि कक्षा 1 से ही 2 भाषाओं का अध्ययन करना होता है। हमारे देश के उत्तरी हिस्से में हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया है, इसलिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी तो होता ही है, किंतु छात्रों को साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन करना होता है और क्लास 5 या 6 तक जाते जाते छात्रों को संस्कृत भाषा का ज्ञान भी प्रदान किया जाने लगता है। वैसे यदि बांग्ला स्कूल है तो छात्रों को बांग्ला और अंग्रेजी का अध्ययन करना पड़ता है और बाद में वो हिंदी भी पढ़ते हैं। अगर उर्दू विद्यालय है तो वहाँ उर्दू और अंग्रेजी पढ़ते हैं और बाद में हिंदी भी पढ़ते हैं या फिर अरबी भाषा भी छात्र पढ़ते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक शिक्षा में भी छात्र वर्तमान में 3 भाषाओं का अध्ययन तो करते ही हैं। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं पूरे विश्वास से कि जो त्रिभाषा सूत्र है अब प्राथमिक स्तर पर भी लागू होती है। ये जब देश स्वतंत्र हुआ था तभी केवल जो त्रिभाषा सूत्र है वो प्राथमिक शिक्षा पर लागू नहीं थी। वैसे ही जो हमारे देश के अलग अलग राज्य हैं तो अपने क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ कर देते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, तमिलनाडु में तमिल है और
कलकत्ता में बांग्ला है। तो इस तरह से देश के अन्य भागों में जहाँ क्षेत्रीय भाषा है उसके साथ साथ इंग्लिश की भी शिक्षा दी जाती है और छात्र प्राथमिक स्तर से ही 2 भाषाओं की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब हम यदि निजी विद्यालय की बात करें तो निजी विद्यालयों में अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम होती है, बालक की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा नहीं। प्राथमिक स्तर पर भी बालकों को 2 भाषा सीखनी पड़ती है, हिंदी और अंग्रेजी। कुछ विद्यालयों में क्लास 3 से ही अन्य क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती है। निजी विद्यालयों में क्लास 6 से या फिर 7 के स्तर पर छात्रों को 2 भाषा के अतिरिक्त एक और भाषा का अध्ययन अनिवार्य होता है, जिसमें संस्कृत भी हो सकती है या फिर कोई विदेशी भाषा का भी विकल्प रहता है। जैसे अक्सर छात्र जर्मन, फ्रांस और रसियन भाषा पढ़ते हैं। अगर उर्दू स्कूल है तब वहाँ पर छात्रों को अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन आरंभ से ही करना पड़ता है और आगे जाकर उर्दू के अतिरिक्त अरबी, हिंदी भाषा की भी शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार से यह कहना कि त्रिभाषा सूत्र का संबंध प्राथमिक शिक्षा से नहीं है वर्तमान में तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भी बालकों को 3-3 भाषाओं का अध्ययन करना होता है, कहीं क्लास 1 से तो कहीं क्लास 3 से और कहीं 5 से तो कहीं 6 से। इसलिए वर्तमान में त्रिभाषा सूत्र का संबंध प्राथमिक शिक्षा से भी है। अब हम देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होती है या नहीं। तो सभी विचारक इस बात पर एकमत हैं, सहमत हैं कि त्रिभाषा सूत्र मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही लागू होती है। माध्यमिक स्तर पर इस सूत्र के अनुसार 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी तथा हिंदी एवं एक आधुनिक भारतीय भाषा। तो जब छात्र प्राथमिक स्तर से ही 3 भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं तो माध्यमिक स्तर पर तो वह 3 भाषाओं का अध्ययन करते ही हैं, किंतु शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी ही होती है। देश के दक्षिणी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर भी द्विभाषा सूत्र को ही अपनाया गया है, वो हिंदी की शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है। अब हम देखेंगे कि उच्च शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का क्या स्थान है। तो यद्यपि माध्यमिक स्तर तक छात्र भाषा का पर्याप्त ज्ञान हासिल कर चुके होते हैं, जैसे जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं वो हिंदी का पर्याप्त ज्ञान उनके पास होता है, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उन्हें भी इंग्लिश का पर्याप्त ज्ञान होता है। साथ साथ वो जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो वो हिंदी भी पढ़ लिख सकते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी इंग्लिश पढ़ लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत भी वो पढ़ सकते हैं और यदि उन्होंने कोई विदेशी भाषा सीखी तो उसे भी पढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चे इसके अतिरिक्त भी उर्दू, बांग्ला और संस्कृत, हमारे झारखंड में यहाँ का बहुत सारा ट्राइबल लैंग्वेज है उसका अध्ययन कर सकते हैं और देश के विभिन्न भागों में अपने राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसमें एग्ज़ाम वगैरह देने की भी सुविधाएं होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्तर पर भाषा सीखने की समस्या नहीं है। यहाँ पर प्रश्न है शिक्षा के माध्यम का। मुख्यतः कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। चूँकि छात्र हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन माध्यमिक स्तर पर कर चुके होते हैं तो वे उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ एक क्षेत्रीय भाषा का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि जो अन्य क्षेत्रीय भाषा बच्चे पढ़ते हैं तो वो उनकी हिंदी होती है 50 मार्क्स की और 50 मार्क्स का वो अपना जो उनका लैंग्वेज होता है, मदर टंग होता है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उसका भी अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा स्तर पर छात्र 1 या 2 या 3 भाषाओं का भी अध्ययन करते हैं। अब आइए त्रिभाषा सूत्र की विशेषताओं या उसके गुण पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, त्रिभाषा सूत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित शिक्षकों के पदों का भी सृजन किया गया। शिक्षकों की नियुक्ति भी विद्यालयों में की जाने लगी है। नंबर 2 है हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी अध्ययन विभिन्न स्तरों पर होने लगा है। 3 है त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा को प्रमुख स्थान मिलना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मातृभाषा के आधार पर ही छात्र शिक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। मातृभाषा में यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है तो जो भी उन्हें सिखाया जाता है वो उन्हें सीखने में बहुत ही आसानी होती है। नंबर 4 है अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है।
अतः अंग्रेजी भाषा का भी समावेश त्रिभाषा सूत्र में किया गया, जो एक प्रमुख विशेषता है इसकी। नंबर 5 है, त्रिभाषा सूत्र के कारण ही आज यह स्थिति है कि विश्वविद्यालय के छात्र भी शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि त्रिभाषा सूत्र के क्या डिमेरिट्स हैं। तो त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत को कहीं भी अनिवार्य नहीं बनाया गया, एक तरह से संस्कृत की उपेक्षा की गई है और वर्तमान परिवेश में छात्र संस्कृत पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, वो विदेशी भाषा पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा, वैदिक भाषा है और कहें तो बहुत सारी भाषाओं की जननी भी है। नंबर 2 है, हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों को 2 भाषा का अध्ययन करने को कहा गया है, वहीं पर हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करने को कहा गया है, उनकी क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। तो ये भी थोड़ा सा न्याय संगत नहीं लगता कि किसी को 2 और किसी को 3 भाषाओं का अध्ययन करने को क्यों कहा गया है, जब दोनों ही तरह के छात्रों को, हिंदी भाषी और अहिंदी को 3-3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होना चाहिए। अब आइए हम त्रिभाषा सूत्र का आकलन करते हैं। नंबर 1 है, त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया गया, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर सभी जगह शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं है। जैसे निजी विद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा है, केवल सरकारी विद्यालय में ही शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है। नंबर 2 है, त्रिभाषा सूत्र में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा बनाने के कारण भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी का अध्ययन देश के सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से नहीं किया जाता है, जबकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, तो हिंदी का भी अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। नंबर 3 है, अंग्रेजी को विश्व भाषा कहा जाता है, अतः उसका अध्ययन भी सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि विश्व के सभी देश अंग्रेजी को अपनी भाषा नहीं मानते हैं, उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ईरान, इराक, वर्मा, लंका आदि। इसलिए अंग्रेजी को विश्व भाषा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान समय में इस तरह का वातावरण बना है कि अंग्रेजी के ज्ञान के बिना चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, उसे बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है और वो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने में हिचक महसूस करते हैं, या फिर किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने में उन्हें परेशानी होती है, या फिर उच्च शिक्षा के कई क्षेत्रों में जाने में उन्हें परेशानी होती है। इसलिए अंग्रेजी पढ़ना आज के समय में अनिवार्य ही है। नंबर 4 कि त्रिभाषा सूत्र में यह कहा गया है कि जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषा पढ़नी होगी, तथा जिनकी मातृभाषा हिंदी है वह 2 ही भाषा पढ़ेंगे। यह भी तर्कसंगत नहीं है। हिंदी भाषा प्रदेशों में एक अन्य भाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनके छात्रों के साथ न्याय हो सके कि वो भी 3 भाषा पढ़े, और हिंदी भाषा क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स है वो भी 3 भाषा पढ़े। यहाँ पर हिंदी में अ लगा लेंगे, अहिंदी भाषा लिखेंगे। नंबर 5 है, वर्तमान में तृतीय भाषा के रूप में छात्र विदेशी भाषाओं को सीखना अधिक पसंद कर रहे हैं, अतः संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रही है। अभी हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय में या विद्यालय में ही संस्कृत पढ़ाने के लिए टीचर भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि कोई बच्चे जल्दी संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं। वही हाल हिंदी के टीचर के लिए भी है। हिंदी में भी छात्र बहुत कम ही पढ़ाई आगे प्रारंभ करते हैं, आगे जारी रखते हैं, जिससे हिंदी के टीचर्स मिलना भी वर्तमान में एक समस्या बनती जा रही है। तो उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि त्रिभाषा सूत्र में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाया गया है, किंतु अहिंदी क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम के रूप में ना सही किंतु संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत भाषा भी अवश्य पढ़ाई जाए, तथा अंग्रेजी एवं अन्य किसी भाषा को वैकल्पिक रूप से स्थान दिया जाए। तो इस तरह से त्रिभाषा सूत्र उपयोगी तो है ही, हालांकि भाषा सीखने की कोई पाबंदी नहीं है। व्यक्ति जितनी भाषा सीखे उसके लिए उतना ही अच्छा है। लोग आजकल 4, 5, 10 भाषाओं के भी जानकार होते हैं, किंतु फिर भी विद्यालय में जो त्रिभाषा सूत्र है ये अत्यंत ही उपयोगी है, और सभी विद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इसका
अमल, इस त्रिभाषा सूत्र जो है इस पर अमल करते ही हैं और अपने स्कूलों में विभिन्न भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।